हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा कुमारी आज हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। यह पाठ कक्षा 10 की है, जो कि गोधूली भाग 2 से लिया गया है। यह पाठ भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनाइलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। इसका अर्थ होता है एनाइलेशन ऑफ कास्ट। इसका अर्थ होता है जाति भेद का विनाश या जाति प्रथा का उन्मूलन, अर्थात उसकी समाप्ति। तो यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के द्वारा इसकी सहमति नहीं बनने के कारण यह भाषण नहीं दिया जा सका, परंतु भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तिका इसके बारे में एक पुस्तिका में उन्होंने पुस्तिका का प्रकाशन किया और उसी का यह आलेख एक अंश है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि जो हमारे समाज में जाति प्रथा व्याप्त थी और अभी भी आंशिक तौर पे है, तो उसके लिए भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया था और इन्होंने अपने भाषण में इसे लिखा था। तो इसके लिए यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अर्थात श्रम का अर्थ होता है काम, पेशा, मनुष्य का पेशा, उसका विभाजन, और जाति प्रथा, इन दोनों में क्या संबंध है। यहाँ पे लेखक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं कि जब वर्षों पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण थे, चारों वर्ण के कार्य थे अलग अलग। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे और चारों वर्ण के कार्य निश्चित थे। लेकिन यह बाद में जाति प्रथा का रूप ले लिया था। यहाँ जानना ये है कि वर्ण व्यवस्था जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज के जो कार्य थे उनका बंटवारा हुआ था और उसी कार्य को योग्यता के अनुसार लोगों से करवाया जाता था। जो बुद्धि का तेज होता था वह बुद्धि से संबंधित कार्य करता था और जो व्यापारिक बुद्धि रखता था वह वैश्य में आता था और जो सेवा भावना रखता था वह शूद्र में आता था। तो कार्य के अनुसार लोगों का वर्ण का बंटवारा किया हुआ था। कार्य के अनुसार, श्रम के अनुसार लोगों का वर्ण का बंटवारा हुआ था। लेकिन इसे बाद में जाति प्रथा का रूप दे दिया गया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग पहले मौजूद होते थे। कोई जातिवाद नहीं था, लेकिन यह कालांतर में जातिवाद का रूप ले लिया और लोग जाति के आधार पर कार्यों का बंटवारा कर दिया। अर्थात अमुक जाति के लोग अमुक कार्य करेंगे, ना कि जो जिस लायक है वह कार्य करेगा, उसके अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था तय होगी। पहले ये था, लेकिन बाद में यह जाति प्रथा का रूप ले लिया और जाति प्रथा का रूप ही नहीं लिया बल्कि जाति के आधार पर उसके कार्यों का बंटवारा हुआ और लोगों का बंटवारा हो गया। इन्हीं सब बातों पर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा की बुराइयों को इस आलेख में उजागर किया है। तो इस पाठ को भीमराव अंबेडकर के अनुसार अब हम पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि यह बहुत ही विडंबना की बात है, अर्थात यह बहुत ही परिहास का बात है आज के समाज में कि आज भी लोग जातिवाद को मानते हैं, जातिवाद के समर्थक हैं
उसके पोषक हैं, उसका समर्थन देते हैं और उसका पोषण करते हैं। अर्थात वे पोषण करने का आधार भी देते हैं। वे दो आधार देते हैं। पहला तो ये वे कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा होना जरूरी है। कार्य कुशलता कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जो जिस जाति का है वह अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है, दूसरी जाति के लोग दूसरे के कार्य को नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसकी आपत्ति भीमराव अंबेडकर ने बाद में जताया है, जो अगले पाठ में अगले हिस्से में देखेंगे। दूसरा ये समर्थन करते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। बहुत ही गहरी लेकिन संकीर्ण बात इन्होंने कही है। ये कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस जाति के लिए जो कार्य तय कर दिए गए हैं वही कार्य वे करेंगे। अर्थात ब्राह्मण जाति का व्यक्ति पूजा पाठ और मंत्र इत्यादि कर सकता है अच्छे से, और जो क्षत्रिय होगा वह युद्ध का कार्य अच्छे से कर सकता है, जो वैश्य होगा वह व्यापार का कार्य अच्छे से कर सकता है, और जो शूद्र होगा वह लोगों की सेवा अच्छे से कर सकता है। ये इनका कहना है। दूसरा ये कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अर्थात जो पूजा पाठ करवाएगा वह ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ करवाता है वह ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वह पूजा पाठ करवाता है, ऐसे पलट के कह सकते हैं इनके अनुसार। उसके बाद जो व्यापार करता है वह वैश्य है, या तो ऐसे कह सकते हैं उसे पलट के कि जो वैश्य है वह व्यापार कर सकता है, उसी प्रकार जो सेवा करता है वह शूद्र है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो वैश्य है वह सेवा कर सकता है। अर्थात जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इनका कहना है। इन दोनों बातों पर भीमराव अंबेडकर ने गहरी आपत्ति जताई है। पहला तो यह है कि कुशलता तो लाई जा सकती है, वह जाति पर क्यों निर्भर हो सकता है। कुशलता तो हर व्यक्ति की अपनी रुचि रहती है, उसकी क्षमता होती है, उसकी योग्यता होती है, जिसे शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, उसमें कुशलता लाई जा सकती है। तो फिर जाति विशेष का यह कार्य, जाति विशेष के लोग कार्य को कैसे कुशल कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब है कि पैतृक पेशा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही है उसे लोग बचपन से देखते हैं और देखते हुए उसमें वे कुशल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस बच्चे को उसकी शिक्षा जिसमें उसकी रुचि है उसमें उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए, उसे प्रशिक्षण दिया जाए और उसकी योग्यता को बढ़ाई जाए। तो ऐसा भीमराव अंबेडकर आपत्ति जताते हैं कि कुशलता तो बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए खास किसी जाति की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति का होना जरूरी नहीं है। कुशलता तो अपनी निजी क्षमता और रुचि के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। दूसरी आपत्ति वे करते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, ये कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम का ही विभाजन नहीं होता है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। यह बहुत ही गलत चीज़ है। यह गलत इसलिए है कि यहाँ पे लोगों की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी निजी क्षमता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसका कोई भी महत्व नहीं है कि लोगों की रुचि किस चीज़ में है। तो इसलिए यह लोगों का श्रमिक विभाजन अर्थात लोगों का विभाजन भी कर देता है, जो कि कहीं भी किसी समाज में इस तरह का दिखाई नहीं देता है, जो कि ऐसी व्यवस्था जो कि लोगों को ऊंच नीच करार दे। ऐसा किसी भी दूसरे समाज में, दूसरे देश के समाज में ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह की आपत्ति जताई है। और आगे वे कहते हैं कि यह स्वाभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि यह दूसरे की रुचि पर ध्यान नहीं देता है, और किसी की भी क्षमता को शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
लेकिन यह उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जाति प्रथा इस पर ध्यान नहीं देती है। निजी क्षमता का उस पर कोई भी महत्व, उसके लिए कोई महत्व नहीं है, बल्कि वह गर्भ धारण में ही पैदा होने से पहले ही बच्चे का पेशा तय रहता है। तो यह जाति प्रथा की बहुत ही बड़ी बुराई है। यह पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि उसी पेशे में जीवन भर बांधे रहने पर विवश करता है। यह बहुत ही अनुपयुक्त है। किसी भी पेशा को यदि उसमें लाभ हो अथवा न हो, परिवार का पालन पोषण हो अथवा न हो, उस पेशे को ही करते रहना यह कहाँ का न्याय है। यह बहुत ही गलत है। उसके बाद ये जाति प्रथा पेशे की अनुमति भी नहीं देता है, पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। जो पेशा तुम्हारा तय है वही करो। पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देना यह बहुत ही गलत है। इससे बेरोजगारी पैदा होती है। व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में पारंगत हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी महत्व नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति प्रथा बहुत ही गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा के आधार पर कार्य का बंटवारा होता है तो उसकी इच्छा, उसकी स्वेच्छा, उसकी व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब किसी की रुचि के अनुसार कार्य न हो तो वह उस कार्य को व्यक्ति करने के लिए बाध्य है, और उसे रुचि नहीं है तो वह उसको करना नहीं चाहता है, लेकिन वह करने पर मजबूर होता है और वह उस कार्य को टालू काम के जैसे उसके टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वह उस कार्य को टालना चाहता है या मजबूरीवश उसे करता है। तो इस तरह से उसको उस काम में मन नहीं लगता है और वह निष्क्रिय जैसा हो जाता है। और दूसरी बात, उसकी आर्थिक क्षति भी होती है। जब वह जब उसकी रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिलेगा तो वह उसमें बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सकता है और उसमें धन का उपार्जन भी कर सकता है। लेकिन यह प्रथा जो है वह निर्धारित कार्य को अरुचिपूर्वक करने के लिए बाध्य करता है। इससे मनुष्य की जब आत्मशक्ति दब जाती है तो वह निष्क्रिय भी हो जाता है। तो इस प्रकार जाति प्रथा में बहुत सारे दोष हैं जो कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए ठीक नहीं है। समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे, एक दूसरे से स्नेह की भावना रखे, श्रद्धा की भावना रखे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करे। तो यहाँ पे जब लेखक जातिवाद के विरोध में है तो उनसे एक सवाल है कि तब हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें जो स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित हो, जहाँ लोगों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता हो, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता हो, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता हो, कोई भी जीविकोपार्जन से संबंधी सामग्री रखने, अपने शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने की स्वतंत्रता हो। सभी प्रकार की जब उसे स्वतंत्रता मिलेगी तभी समाज स्वस्थ समाज या आदर्श समाज हो सकता है। दूसरी बात है समता। हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से हो, उससे कानून की नज़र में समान अवसर मिलना चाहिए। सामाजिकता, समाज में समान की दृष्टि से देखना चाहिए और कानून की दृष्टि से सभी बराबर हों। कानूनी जो लाभ है, जो वैधानिक लाभ है, वह सबको मिले। उसके बाद है भाईचारा।
हमारे समाज में जो जाति प्रथा के आधार पर कार्य का बंटवारा होता है, तो कार्य के आधार पर लोगों में ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ लोग बहुत ही हे दृष्टि से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार यह समाज की तरक्की के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि समाज में भाईचारा हो। भाईचारा ऐसा जैसे कि दूध में पानी मिला हुआ हो। दूध में पानी जब मिलाया जाता है तो वह एकाकार हो जाता है। वैसे ही समाज के लोग एकाकार होके रहें, तभी देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। लेखक यहाँ आगे कहते हैं कि समाज में कोई भी परिवर्तन हो तो उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिले। हर वर्ग को, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को बराबर से उसका हक मिले। आगे लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए तो जाति प्रथा बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ शासन व्यवस्था ही नहीं है, शासन तंत्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और लोग एक दूसरे को श्रद्धा व प्रेम की दृष्टि से देखें, तभी समाज या लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो यहाँ पे लेखक के विचार यहीं समाप्त हो जाते हैं। लेखक के इस आलेख का निष्कर्ष यही है कि समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए, तभी लोकतांत्रिक समाज सफल हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा समझाना अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।